नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से राजनीतिक विरोधियों के प्रति हिंसा का जो दौर बंगाल में शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह हिंसा राजनीतिक होने के साथ साथ सांप्रदायिक भी होती जा रही है। ममता के रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बीजेपी के बहुसंख्यक वोटरों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा और बर्बरता ने सभी हदें पार कर दी है। बंगाल की पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बन न सिर्फ मामले को हवा दे रही है बल्कि पीड़ितों को अपराध की रिपोर्ट भी करने नहीं दे रही है। ममता के गुंडों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। आज जाधवपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर ममता के गुंडों ने हमला बोल दिया। टीम के सदस्य पुलिस और जिलाधिकारी को फोन मिलाते रहे लेकिन कोई बचाव के लिए आगे नहीं आया और उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से खुद भागना पड़ा। बंगाल को लेकर केंद्र और ममता सरकार आमने सामने है। 2 जुलाई से बंगाल विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और राज्यपाल ने ममता के लिखे अभिभाषण को पढ़ने से मना कर दिया है। टकराहट इससे पहले भी हो चुकी है लेकिन इसका अंत कब होगा ये किसी को नहीं पता। क्या ये अंत तब होगा जब बंगाल पाकिस्तान बन जाएगा और यहाँ के सारे हिंदू पलायन कर जाएंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि बंगाल को पाकिस्तान बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी, और चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ माधवी जी होंगी बीजेपी की तरफ से, और टीएमसी की तरफ से तेज तर्रार प्रवक्ता संजय सरकार भी होंगे। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। सुनियोजित थी बंगाल में चुनाव बाद हिंसा। एनएचआरसी की रिपोर्ट में खुलासा। जाधवपुर में एनएचआरसी टीम पर हमला। वीडियोग्राफी करते हुए टीम को रोका। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा का खेल आज भी जारी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी, जिसमें माना गया कि 2 मई की रात से बंगाल में सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई थी। इसी रिपोर्ट से नाराज बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने फिर हमला बोल दिया। पश्चिम बंगाल के जाधवपुर में एनएचआरसी की टीम के सदस्य आतिफ रशीद के साथ बदसलूकी की गई। रशीद के मुताबिक वो टीम का सदस्य होने के नाते जाधवपुर में दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, जहां उन्होंने 40 से ज्यादा टूटे घर पाए। जब वो इन घरों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और रशीद को धमकी देने लगे। उन पर पत्थरबाजी भी की गई, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनके साथ लगी बंगाल पुलिस घटना के वक्त उन्हें छोड़कर फरार हो गई। इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है कि पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन जिस वक्त इन गुंडों ने मेरे साथ ये इस तरीके का व्यवहार शुरू करा तब पुलिस यहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने इनको मौका दिया जानकर दे आर अटैकिंग अस। मैं माननीय हाई कोर्ट को चाहता हूँ दिखाने के लिए ये वीडियो, इट इज द एविडेंस कि हमारे साथ ये हाल हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम उस आदमी के साथ क्या हाल हो रहा होगा जो यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि चुनाव बाद की हिंसा में राज्य के बड़े माफिया और अपराधियों का इस्तेमाल किया गया है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन्हें मारा गया और उनके घर तोड़ दिए गए। यहाँ तक कि लड़कियों और महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। हिंसा के दौरान उन लोगों को टारगेट किया गया जो रोजी रोटी के लिए हर रोज कमाते खाते हैं और उनकी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। और हिंसा के ताजा मामले में भी टीएमसी की तिलमिलाहट देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया ममता बनर्जी को या टीएमसी को, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, उनकी प्रति हिंसा की जा रही है, उनके घर को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है और बलात्कार तक को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बन करके बैठी हुई है। जब एनएचआरसी की टीम वहां गई, टीम के साथ जो हुआ हमने अभी आपको दिखाया इस रिपोर्ट में। टीम के बाद वहां के लोगों का क्या कहना है और जी किशन रेड्डी को जब रिपोर्ट सौंपी गई तो उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, एक बार उसको सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं
और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिल करके इस डेमोग्राफी को, इस तरह के दहशत की माहौल को पैदा करने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि ये जो स्थिति रही है भयावह है। इसको हम लोग जब रिपोर्ट को पढ़ेंगे, रिपोर्ट को ऑनरेबल मिनिस्टर्स को हमने दिया है, क्योंकि प्रमुख लोग सिविल सोसाइटी के अंदर जो प्रमुख लोग हैं, बुद्धिजीवी है, वो लोग घूम के आए, वेस्ट बंगाल घूम के आके इन डिटेल रिपोर्ट दिया है। पहले भी कुछ संस्था भी रिपोर्ट दिया है और इस विषय पर होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में चर्चा करके जो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए जरूर भारत सरकार करेगी। मैंने देखा कि मतलब सभी तरह के अत्याचार किए गए, पर उसका जो कहते हैं ना कि पूरा उसका जो एक उसका जो मतलब शीर्षतम जो भाग था अत्याचार का और आतंक का, वो था महिलाओं के साथ बदतमीजी, बदतमीजी तो एक तरफ रही, मतलब कि एक एक्सट्रीम अमानवीय बर्बरता किस्म की बदसलूकी। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय जी हैं, उनका स्वागत है। सबसे पहले अश्वनी जी आपका, और अश्वनी जी के साथ हमारे साथ संजय सरकार हमारे साथ है और माधवी अग्रवाल जी हैं बीजेपी बंगाल से हमारे साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अश्वनी जी मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने बंगाल हिंसा के दौरान और बंगाल चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से लगातार आप मामले पर नज़र बनाए हुए, आपने बहुत सारे PIL भी आपने दाखिल किया था बंगाल को लेकर के। अभी जो हिंसा चल रही है और जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति बंगाल में है, केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। राज्यपाल कहते हैं कि हम अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे, जो TMC ने लिख करके दिया या ममता सरकार ने जो लिख करके अभिभाषण दिया है वो 2 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में राज्यपाल ने पढ़ने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मौके आए थे जब दोनों राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने थी, या कहें केंद्र और राज्य सरकार जो है आमने सामने थी। क्या आपको लगता है कि राज्यपाल जिस तरीके से खुद मामले को देख रहे हैं, खुद जाकर के स्पॉट की विजिट भी करते हैं, वहां पर जाकर के बहुत बार ऐसा देखा गया कि वो स्पॉट विजिटिंग के दौरान उनके आंसू भी निकले थे, वो भावात्मक भी काफ़ी हो गए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही इलाज है, सिर्फ आंसू बहाना, रोना और रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट पे चर्चा करना, क्या यही उपाय है बंगाल की हिंसा को रोकने का, या इसके आगे बढ़ के और भी अधिकार हैं राज्यपाल के पास जिसका उपयोग करते हुए हिंसा को रोका जा सकता है? मुकेश जी, पहली बात तो ये कि दुख की बात यह है कि ये उस बंगाल में हो रहा है जहां पे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब थे जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था जी। ये उस बंगाल में हो रहा है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया और देश को आजाद कराने के लिए इतना अथक प्रयास किया। मगर मुझे लगता है कि देश की आजादी के समय जितना महत्वपूर्ण योगदान तो हुआ था वहां से बहुत कम राज्यों से हुआ जितना बंगाल से हुआ। और इतना अथक प्रयास उन्होंने किया किस लिए था? केवल इसलिए किया था कि हाँ, इस देश को हम आजाद करा सके। दुर्भाग्यवश आज भारत का बंगाल पूरी तरीके से बांग्लादेश बनने की कगार पे खड़ा हुआ है। खुलेआम वहां पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खुलेआम वहां पे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको किडनैप किया जा रहा है, टॉर्शन हो रहा है। और जो मैंने याचिका दाखिल किया है उसमें ये लिखा है कि टोटल भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी 5 करोड़ है, उसमें से लगभग 2 करोड़ के आसपास बंगाल में अकेले 2 करोड़ है। अभी एक और याचिका आई है, बंगाल से आई है, वहां पे एक महिला ने दाखिल किया है, वो भी बहुत डर डर के उन्होंने दाखिल किया है। उन्होंने लगभग वही बात कही है कि यहाँ पे पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरी तरीके बेलगाम हो चुके हैं और वो अपने हिसाब से अपना पूरा शासन चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे गवर्नर मजबूर है, वहां पे ह्यूमन राइट के लोग मजबूर हैं, रूल ऑफ लॉ नाम की चीज बची नहीं है। पूरी तरीके से वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ रूलर्स चल रहा है, सत्ता का शासन तंत्र चल रहा है, एक निरंकुश शासन तंत्र चल रहा है जहां पे रोहिंग्या। वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहे स्वरी जी, उनकी केवल आवाज आ रही है जी। मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी, बोलिए जी। अच्छा जी जी। मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलते रहिए सर, यहाँ कुछ तकनीकी दिक्कत ही ठीक हो गई है वो। जी बताएं। अच्छा जी जी। तो अभी अगर आपको बंगाल को बचाना है जी, बड़ी सीधी सी बात है, ईस्ट बंगाल आपके हाथ से निकल चुका है, पहले ही चला गया था। वेस्ट बंगाल आपके पास बचा हुआ है। अगर इस वेस्ट बंगाल को बचाना है तो आपको हर हालत में वहां से घुसपैठियों को निकालना पड़ेगा और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका मेरी चल रही है जी। मेरी PIL 2017 से चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। दुर्भाग्यवश ममता बनर्जी ने आज तक जवाब नहीं दाखिल किया
हमने जब 2017 में पीआईएल फाइल किया था तो हमने कहा था 1 साल के अंदर भारत यहाँ से घुसपैठियों को निकालिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालिए। लेकिन ममता बनर्जी जी ने जो हर चीज पे बातें करती हैं, हर चीज पे कहती हैं, 4 साल बीत गया, आज तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया कि हाँ वो कैसे एक्शन प्लान लेती है। नोटिस इशू हुआ है, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस इशू हुआ है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे लगता है सत्ता के लिए इस तरीके से देश की व्यवस्था को और देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से बेच देना, सत्ता हासिल करने के लिए इस तरीके से पूरा शासन तंत्र घुसपैठियों के हाथ में दे देना। और अब तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि शायद अब उनके हाथ में शायद वो घुसपैठी है, उनके हाथ से भी बेलगाम हो चुकी है। बिल्कुल मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अब उनके भी हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और ये स्थिति बंगाल जो है अब पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी, इस बात की आशंका जताई जा रही है और ये पूरी चीजें उसी दिशा में जा रही है। लेकिन एक चीज मैं अश्वनी जी आपसे जानना चाहूंगा, एज ए संविधान के विशेषज्ञ भी हैं आप, ये अभिभाषण 2 जुलाई को जो सेशन शुरू हो रहा है बंगाल विधानसभा का और अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया है राज्यपाल ने, राज्यपाल के क्या अधिकार हैं? राज्यपाल क्या अभिभाषण पढ़ने से मना कर सकते हैं या उसमें फेरबदल कर सकते हैं? और भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभिभाषण में जो चीज़ें लिखी गई है निश्चित तौर पे जो रिपोर्ट गई है उसके विपरीत लिखी गई है। सरकार ने अपने पक्ष में अभिभाषण हमेशा से हर एक सरकार लिखती है, बंगाल सरकार ने भी लिखा है। क्या राज्यपाल अभिभाषण को पढ़ने से मना कर सकते हैं? क्या वो अपना लिखा हुआ या अपना संशोधित अभिभाषण पढ़ सकते हैं वहाँ पे? भारत के संविधान में राज्यपाल के लिए सरकार का लिखा हुआ अभिभाषण या राष्ट्रपति के लिए केंद्र सरकार का लिखा हुआ अभिभाषण पढ़ना कहीं कोई मैंडेटरी नहीं है। वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जैसे आप स्वतंत्र हैं, आपको बोलने की आजादी है, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे बोलने की आजादी है। ऐसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी अपनी बात रखने की आजादी है। राष्ट्रपति चाहे तो संविधान के अनुसार उसमें से कुछ लाइन स्किप कर सकते हैं, संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं, एक परंपरा रही है कि जो उनको लिख के मिलता है वो पढ़ देते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल जो राज्य का प्रमुख होता है, प्रमुख सबसे फर्स्ट सिटीजन होता है उस राज्य का, जिसको प्रमुख नागरिक कहते हैं जी, अगर उनको लगता है कि उनके सामने जो कुछ लिखा है स्थितियां उसके बिल्कुल खिलाफ है, जो कुछ उनसे पढ़वाया जा रहा है स्थितियां बिल्कुल उसकी उल्टी है और वो खुद दौरा कर चुके हो व्यक्तिगत रूप से, तो उसको पढ़ना मुझे लगता है ये तो फिर संविधान के साथ मजाक करना हो जाएगा। ये तो संविधान के खिलाफ हो जाएगा कि अगर वो राज्यपाल घूम घूम के जा रहे हैं, उनके काफिले को रोका जा रहा है, वो देख रहे हैं घर जल रहा है, वो देख रहे हैं कि लोग पलायन हिंसाएं हो रही है, बिल्कुल घर को जलाया जा रहा है, हिंसाएं हो रही है महिलाओं के प्रति, तो वो फिर कैसे कह सकते हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है? सरकार तो चाहेगी कि राज्यपाल बोले सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल, तो उनके पढ़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। संविधान कहीं उनको ये नहीं कहता कि आप वही बात पढ़िए, संविधान तो कहता है रूल ऑफ लॉ फॉलो करिए, रूल ऑफ लॉ राज्यपाल भी फॉलो करे, रूल ऑफ लॉ मुख्यमंत्री भी फॉलो करे। क्योंकि मुख्यमंत्री रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो कर रही है सत्ता की खातिर, वो बिल्कुल और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय सरकार जी हमारे साथ तेज तर्रार पर होता है और धन्यवाद अश्वनी जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। संजय जी, ये चर्चा अश्वनी जी से मैंने इसलिए की थी कि अश्वनी जी ने बंगाल पे काफ़ी काम किया है और काफ़ी सारे पीआईएल भी बंगाल को लेकर के डाला, लेकिन बंगाल सरकार ने अब तक उनका कोई जवाब नहीं दिया, जैसा कि अश्वनी जी अभी बता रहे थे। संजय जी, आप पे जो आरोप है, पिछले प्रोग्राम में जो आपसे बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के दौरान आपने कहा था कि सब चीज़ ठीक है, सरकार अपनी ही सरकार को अस्थिर करने नहीं चाहेगी कोई भी मुख्यमंत्री, लेकिन अभी जो हो रहा है और आज जो जाधवपुर में हुआ एनएचआरसी की टीम पर हमला किया गया, संजय जी क्या आपको लगता है कि बंगाल को पाकिस्तान बना देने का प्रण लेकर के बैठी हुई है ममता बनर्जी? क्या जो राजनीतिक हिंसाएं हो रही है, चुन चुन करके बीजेपी के वोटरों को मारा जा रहा है, उसके प्रति हिंसाएं हो रही है, कब रुकेगा आखिर? और इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क कब तक सुने जाएंगे? मुकेश जी, मेरा आवाज पहुंच रहा है? जी पहुंच रही है। मुकेश जी, आप उस उपाध्याय जी को 11 मिनट बोलने के लिए मौका दिया, तो मेरे को भी बोलने के लिए मौका देंगे। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में बैठे हैं, शायद अब बोलने का मौका देंगे, बीच में मत टूकिएगा जी। सबसे बड़ा बात है, मेरे बंगाल में जो गवर्नर है, ये बंगाल को सेपरेटिज्म जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? जहां पर सौमित्रो खा और जॉन बर्नाल में बोल रहे हैं, एक तरफ से बोले उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने पड़ेंगे और सौमित्रो खा बोल रहे हैं एक तरफ ग्रेटर झारखंड बनाने पड़ेंगे। उसको खिलाफ हम काला पट्टी लगा के, एक करप्टेड व्यक्ति है जो गवर्नर है, 109 करोड़ रुपया
करप्शन, मतलब इंडिया म्यूजियम करप्शन और जैन हॉल का करप्शन में वो इन्वॉल्व है। इसके लिए मैं काला फट्टी में संजय सरकार जी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति पे आप इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप इस बात को इंडोर्स नहीं करते हैं। आप ये चीज बाद में जब वो राज्यपाल नहीं रहेंगे तब चर्चा हो सकती है। हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज जो हिंसा हुई है और लगातार जो बंगाल में हिंसा हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं के द्वारा जो चुनचन करके बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति हिंसा की जा रही है, उनके घर को जलाया जा रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। जैन हावला कांड में वो फंसे हुए हैं। ही इज द मोस्ट करप्टेड पीपल, और उसको जब तक यहाँ से अपसारण नहीं करेंगे, जब तक इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति संजय सरकार जी नहीं करेंगे, तब तक हम उनके खिलाफ संजय सरकार जी, आप उनका विरोध कीजिए, आप उनका विरोध कीजिए, आप उनका डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध कीजिए। मुझे उससे कोई विरोध नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है आप उसी पे बात करेंगे ना। प्लीज बोलने दीजिए। नहीं, आप जिस पे चर्चा हो रही है उसी पे बोलिए ना संजय जी। आप जो आतंक, सुनिए प्लीज मत रुकिए। आप 11 मिनट उसको बोलने दिए, नहीं रुके हैं। नहीं तो 11 मिनट वो जो बोल रहे थे, जो प्रश्न पूछा गया था उस पर बोल रहे थे। इसके लिए मेरे को बोलने का मौका नहीं है। ये कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं मुकेश जी आप? नहीं, आपको जो सवाल पूछा गया उसका जवाब देंगे ना। लोकतंत्र नहीं है। नहीं, लोकतंत्र ही है ना। आपसे जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए। चौथा स्तंभ में बैठ के आप मेरा आवाज को बंद कर रहे हैं। एक आतंकवादी संगठन है कमतापुरी, और ये केवल मतलब ये कमतापुरी लिबरेशन ग्रुप और कमतापुरी जो है वो अलग अलग स्टेट, ग्रेटर कूच बिहार के लिए, ग्रेटर झारखंड के लिए, और उसके लिए उसको साथ में जाकर गवर्नर जाकर नॉर्थ बंगाल में बैठ के उन्हीं को साथ में मदद करता है। एक आतंकवादी के साथ में मदद करने के लिए ऊपर बैठ जाता है। हम उसको खिलाफ हैं। आप जादवपुर में आज की जो घटना है, एनएचआरसी की टीम पे जो हमला किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गवर्नर को यहाँ से बहिष्कार नहीं करेंगे। ठीक है, आप बहिष्कार कीजिए। आपका वो अधिकार है, बहिष्कार कर सकते हैं। मैं रोक नहीं रहा आपको। और संजय जी, मैं आपको रोक नहीं रहा, विरोध करने से रोक नहीं रहा हूं मैं आपको। नहीं, मेरे बात सुनिए। मैं रोक नहीं रहा, मेरी बात तो सुनिए। आज जादवपुर में जो हुआ उसकी बात तो कीजिए। आप जादवपुर में जो हुआ उसकी बात तो कीजिए। 2014 में मेरे बात करने दीजिए। 2014 में, अरे 2014 में कहा जा रहा है, 2021 की बात कीजिए ना। आज की बात कीजिए। जादवपुर में आपकी पार्टी के गुंडे ने बाद में रोहिंग्या कांड हुआ। बॉर्डर से बीएसएफ कैसे उसको परमिट किया है? हम तो बोलते अगर आप संजय जी, फिर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप अपनी ही बात करेंगे तो आप अपनी ही बात करेंगे केवल। मालूम है माधवी जी प्लीज 11 मिनट उसको नहीं, 11 मिनट क्या, आप तो अपनी बात कर रहे हैं। जो याद करके आ रहे हैं वही बोलने के लिए मेरा स्क्रीन हो रही है। मैं इतनी छूट नहीं दूंगा आपको। आपको तो सवाल पूछा जा रहा है, वो सवाल का जवाब दीजिए। माधवी जी, लेकिन आपको चैनल के माधवी जी, आप प्रोटेस्ट नहीं करने देता है। माधवी जी, आपको मैं बता रहे हैं, सुनिए बोलिए, मैं सुन रही हूं। माधवी जी, ये जो आज एनएचआरसी की टीम पर हमला किया गया है और जिस तरीके से मामला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि केवल टीम इनको लगातार बोलते रहना है, ये चुप हो जाएंगे तो मैं फिर से बोल पाऊंगी। मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है। संजय जी की आवाज को डाउन किया जाए। माधवी जी, आप बोल सकते हैं। आप मुझे माधवी जी आप ये बताइए कि क्या एनएचआरसी की टीम पे जो हमला हुआ या एनएचआरसी ने जो रिपोर्ट दी है, इसी के आधार पर यह हिंसा रुकेगी या केंद्र को इससे आगे बढ़ करके कुछ करना होगा? राज्यपाल को इससे आगे बढ़ के भी कुछ सोचना होगा। मार्ग में जाकर बैठने के लिए ये न्यूट्रल संस्था होता है। माधवी जी, टीएमसी के नेता जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और जिस तरीके से वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे राज्यपाल के लिए, इसी से पता चलता है कि वहाँ के लोगों की जो सोच है वो किस तरीके की है। एक संवैधानिक पद पर जो है, जो लोग जो इतने बड़े पद पर बैठे हुए, उनके लिए कितने निम्न शब्दों का इस्तेमाल लगातार ये लोग करते आए हैं। और कोई भी, चाहे वार्ड स्तर का व्यक्ति हो, वो भी राज्यपाल को कुछ भी बोल के चला जाता है। ये बड़ी दुखद है स्थिति जो है बंगाल की। रही बात ये जो घटना घटी है कि ह्यूमन राइट्स के लोगों के ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया गया और लोगों को दौड़ाया गया, मारा गया, तो ये कोई नया नहीं है। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति का जो स्तर है ना, वो इतना ज्यादा नीचे जा चुका है और हम लोग लगातार इसे सोशल मीडिया पर, हम लोग इसे आप लोगों के चैनल्स पे लगातार बोलते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक नैतिकता, एक मानवता, एक तरीका जो एक बिहेव होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि लगातार आप लोग, जो भी संस्थाएं यहाँ पर आती हैं आपसे प्रश्न करने के लिए, वो स्वतंत्र हैं और उनका राइट है कि वो आकर पूछे कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोगों के साथ में जो अवमानना हुई है, जिस तरीके से लोगों के साथ में उनको उत्पीड़न किया गया है और उन्हें घरों से निकाला गया है, क्या ये सवाल जवाबदेही उनकी नहीं है सरकार की? आज जब अपोजिशन का गला घोट दिया जाता है, उन्हें किसी तरीके की बात, किसी तरीके के प्रश्न पूछने नहीं दिए जाते हैं, लगातार अपोजिशन के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जाता है, पीटा जाता है। हर रैलियों में जिस तरीके का इनका व्यवहार रहता है,
तो आज राज्यपाल जो हैं उनको आके उतरना पड़ा। एक वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है माधवी जी, जब कोविड फैला हुआ है वहां जाके लोगों से मिलना पड़ा। और आपने देखा माधवी जी जवाबदेही आपकी भी है, लोग उनके पैरों माधवी जी जवाबदेही आपकी भी है, जवाबदेही आपकी भी है। आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, आपके विधायक, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, लेकिन आप बचा नहीं पा रही है। बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, राज्य सरकार की मशीनरी अगर फेल है, चाहे वो अगर बायस डिसीजन लेती है, वहां के बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या यदि चुन चुन करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, तो आप केंद्र में हैं, आपके साथ भी बहुत सारी शक्तियां हैं, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? किस दिन के लिए आप बैठी हैं? जी, किस दिन का इंतजार कर रही हैं आप? आप ये कह रहे हैं कि हम इसमें निष्क्रिय हैं या हम इस तरीके से बचाव नहीं कर पा रहे, जैसा ये गलत बात कही आपने। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, लगातार हमारे यहाँ पे जो प्रशासन है वो यहाँ पे काडर की तरह काम कर रहा है। और उस स्थिति को देखते हुए जब राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो उस पे उनके ऊपर इस तरीके की शब्दावली जो दी जाती कही जाती है, उन्हें किस तरीके से वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, खुद मुख्यमंत्री कैसे कैसे शब्दों से उनको मतलब कहती हैं, उनको बोलती है, ये बड़ा दुखद है। तो ये बंगाल में कुछ नहीं कर पाएंगी। बंगाल में जब सत्ता, लोगों को बचाने की बंगाल में कोशिश जब की और सत्ता में बैठे लोग जिनको घरों से भागना पड़ा है चुनाव के बाद में, जो रिजल्ट के बाद में जिस तरीके से घर जलाए गए, तो वही लोगों चीज को, कह रही कार्यकर्ताओं को, खास करके पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को जो माधवी जी आप सुन तो लीजिए, उनको वापस घर लौटाने का काम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आप ठीक तरीके से आप कैसे कर रही हैं? नहीं कर पा रही है ना। आपके पास जो शक्ति है, आपके राज्यपाल के पास जो आपके पास कोई एविडेंस है जो 355 में जो राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल कब करेंगे राज्यपाल? जब पूरा बंगाल पाकिस्तान हो जाएगा तब उन शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। जिन्होंने आखिर बीजेपी अपनी केंद्रीय शक्ति का इस्तेमाल कब करेगी? करता है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उन सभी लोगों को जिनको घर छोड़ना पड़ा, वो सभी लोगों को लौटाने का काम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। सवाल मेरा आप सुन नहीं रही हैं ममता, आप माधवी जी सवाल नहीं सुन रही हैं। को भेजें माधवी जी, आप सवाल सुनिए पहले, आप पहले सुनिए सवाल को, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि राज्यपाल के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर स्टेट मशीनरी जो है, अगर स्टेट नहीं काम कर रहा है, अगर स्टेट आपको कैडर जो है, वहाँ का प्रशासन जो है वो अगर पार्टी के कैडर की तरह काम कर रहा है, तो केंद्र के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल करके इसको रोका जा सकता है। केंद्र के पास 356 है, केंद्र के पास 355 है, संविधान में ये अधिकार दिया हुआ है केंद्र को, वो राज्य में हस्तक्षेप कर सकती हैं। तो आखिर किस दिन का इंतजार कर रही है बीजेपी या केंद्र सरकार? बंगाल को क्या पाकिस्तान बन जाने तक इंतजार करना पड़ेगा? आप संजय जी, आपको कहां से लग रहा है कि इंतजार कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स की टीम आई है यहाँ पे लगातार। आप देखिए हम लोगों ने कितने सारे एफिडेविट और कितने सारे हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई हुई है, जिस पर लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पार्टी ऑफिस में भेजिए अपने कैमरामैन को, अपने रिपोर्टर को भेजिए और उनसे पूछिए कि किस तरीके से हम लोग जो लोग पलायन कर गए हैं यहाँ से, जिन लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा, चुन चुन के जिनके घरों के ऊपर में ताक लगा के इन लोगों ने रेकी की है, और खास करके बीजेपी के लोगों को जिस तरीके से आने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि वोट जिन्होंने दिया है, जिन्होंने खुलकर समर्थन किया है, उन लोगों को घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। उनको किस तरीके से आधे से ज्यादा लोग अभी घर लौट चुके हैं, लेकिन फिर भी ये टारगेटेड है उन लोगों के लिए। टारगेटेड है। अभी जो रिपोर्ट आई है संजय जी के पास, मैं संजय जी के पास मैं वापस जाना चाहूंगा, संजय जी के पास वापस आना चाहूंगा। माधवी जी, मैंने सुन लिया आपकी बात। अभी जो रिपोर्ट एनएचआरसी की सौंपी गई है केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री को, उसमें बताया गया है कि 16 जिलों में पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं पे राजनीतिक हत्याएं हुई हैं उनके खिलाफ। 15,000 से ज़्यादा राजनीतिक हिंसाएं हुई हैं। इस इंसिडेंट वहाँ पर बाकायदा फ़ोटो के साथ दिया गया है, रिपोर्ट में लगाई है। 25 हत्याओं का जिक्र किया गया है, पूरे सबूत के साथ वहाँ पर किया गया है। साजिश जो थी, वो साजिश किस तरीके से की गई, किसने किया, सारे फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट जो है उसमें दिए गए। संजय जी, ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट की कॉपी स्टेट के पास भी है। क्या आपको लगता है कि इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट या ममता सरकार काम करेगी और उन अपराधियों को, उन नेताओं को, जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित किया गया है इसके लिए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या जो हिंदू या जो बीजेपी के वोटर पलायन कर गए थे आपके डर से, आपके गुंडों के डर से, क्या उन्हें वापस फिर से बसाया जाएगा? संजय जी, एक तो आपको आवाज बहुत कम आ रहा है, कुछ सही तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, क्या जाने चैनल म्यूट करके रख देता है, आवाज जोड़े नहीं करते, हम लोग इसलिए आवाज कम करके रख देते हैं। नहीं, आपकी आवाज कम नहीं की गई थी। आपका सवाल पूछे वो भी सुन नहीं पा रहे। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें 16 जिले में पॉलिटिकल हत्याएं या पॉलिटिकल वारदात की बात कही गई है।
उसमें बोला गया 15,000 घटनाओं का जिक्र किया गया है, 25 लोगों के मारे जाने का जिक्र किया गया है, पूरे सबूत के साथ दिया गया है। उसमें जो आरोपी है टीएमसी के लोगों को बनाया गया है, टीएमसी के बहुत सारे पदाधिकारी, पार्टी पदाधिकारियों को बनाया गया है कि उन्होंने ही ये सारी चीजें की है, घटना को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा जो लोग पलायन कर गए हैं आपके गुंडों के डर से, क्या उन लोगों को वापस बुलाया जाएगा? क्या उनका पुनर्वास फिर से कराएगी ममता सरकार? मैं एक चीज आपको बताता, हम लोग हिंसा का राजनीति बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। दूसरे नंबर बात है 2019 में भारतीय जनता पार्टी 19 सीट जीतने के बाद में इतना सदियों का सबसे बड़ा झूठ है ये तो। इसमें दिलीप घोष क्या बोला था, बोले जो अगर सावधान नहीं रहोगे तो तुमको घर से उठाएंगे, गोली मारेंगे, पेड़ के झुलाएंगे। और महिला कार्यकर्ता को बोला अगर ज्यादा अगर तुम करने चालू कर ये बात आप हर एक प्रोग्राम में आके कहते हैं, ये बात तो हुई नहीं ना, ये बात तो हुई नहीं। लेकिन उनकी बात को सत्य तो आप, अगर वो ऐसा बोल रहे थे, अगर वो ऐसा बोल रहे थे तो उनकी बात तो हुई नहीं। उनकी बात को सच आप कर रहे हैं, वही चीज आप कर रहे हैं जिनका आप विरोध कर रहे हैं। जिस चीज का आप विरोध कर रहे हैं वो तो आप जमीन पे काम तो आप ही कर रहे हैं ना। वैसा क्या हो रहा है आपको तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप कैसे समझेंगे क्या हुआ नहीं हुआ? अब तो सुनना चाहिए ना, सुनने के भी आप भी क्षमता रखिए, आप क्षमता रखिए। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आप भी क्षमता रखिए कम से कम। मेरे कहने का मतलब है दिलीप घोष ने बयान दिया था अगर हम 2 तारीख सत्ता में आ रहा है, आपको तृणमूल कार्यकर्ता को गोली करके बीच रास्ता में पेड़ के अंदर झुलाए जाएंगे। और ठीक है, दिलीप घोष ने जो आपके कहे के मुताबिक दिलीप घोष ने जी ने जो कहा था उसको शब्द से आप लोग उसको पूरा कर रहे हैं। दिलीप घोष जी ने तो कहा था, नहीं कहा था, इसके सबूत आप नहीं दे रहे, आप कह रहे कहा था, लेकिन उनकी बात को शब्द से तृणमूल कांग्रेस जो है जमीन पे उतार रही है। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है संजय जी, आप पूरे समय आप अपनी ही बात करते रहे। आपसे जो सवाल पूछा गया उस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जो सवाल पूछा था कि आज एनएचआरसी की टीम पर हमला किया, उसका कोई जवाब आपकी तरफ से नहीं दिया गया। बाकी जो हिंसा की रिपोर्ट सौंपी गई उस पर भी आपने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारे पास समय की कमी नहीं है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका और माधवी जी आपका और अश्वनी उपाध्याय जी हमसे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है, लेकिन ये बंगाल की हिंसा कब रुकेगी? ये बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं का पलायन हुआ है वहां के रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठियों के गुंडई के चलते और इन गुंडों को सरकार की तरफ से मिल रहे संरक्षण के कारण जिस तरीके से हिंदू का पलायन हो रहा है, उससे वह दिन दूर नहीं जब बंगाल पाकिस्तान बन जाए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कह सकते कि बंगाल कब पाकिस्तान बन जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।